प्रेस को दे दो सर, हमारी कोई बात नहीं। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य कर्मशील ओजस्वी माननीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी का यहाँ पूछने पर मैं सागर अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मेरे साथियों का विश्वविद्यालय में पहुंचने पर, इतनी भारी संख्या में पहुंचने पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आए डीन डायरेक्टर्स सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की में कुलपति जी काफ़ी समय से आप लोगों से मिलना चाह रहे थे। सबसे इशू था कि वीसी साहब की जब सेकंड टर्म शुरू हुई तो आप लोगों की तरफ से भी ये था और हमारा भी ये था कि भाई एक बार आप लोगों से मुलाकात की जाए। इस मामले में थोड़ा सा कुछ और भी नया साथ में देने के लिए हम थोड़ा इंतजार करते रहे। एक आधी वैरायटी की नोटिफिकेशन थी, एक आधा अवार्ड था जो वो पाइपलाइन में था, तो हमें यूँ लगा कि भाई साथ के साथ वो काम भी साथ में आप लोगों को पता लगे तो और भी आपका आने का सार्थक होगा। 4 साल की जो पीछे माननीय कुलपति जी की जो टर्म रही उसमें हर फील्ड में विश्वविद्यालय ने तरक्की हासिल की। विश्वविद्यालय के 3 आयाम होते थे जिसमें रिसर्च, एक्सटेंशन और टीचिंग शामिल थे, और कुलपति जी के दिशा निर्देश अनुसार इसमें एक और आयाम जोड़ा गया है, नवाचार। रिसर्च में विश्वविद्यालय ने बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल की और पिछले 4 सालों में 44 से अधिक इसमें विकसित और अनुमोदित की। हमारा यूनिवर्सिटी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड A+ का अवार्ड है वो विश्वविद्यालय ने हासिल किया। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं। NIRF रैंकिंग में हमने 3रा स्थान प्राप्त किया। अलग अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से सेंटर बनाए गए। गोकुलपुरा में मोटे अनाज के संबंधित रिसर्च के लिए अनुसंधान केंद्र 63 एकड़ में बनाया गया और हर तरह के रिसर्च से संबंधित एक लैब, टिश्यू कल्चर के प्लांट उपलब्ध करवाने के लिए बनाए गए। स्पीड ब्रीडिंग के लिए, ताकि वैरायटी कम से कम समय में निकाली जा सके, उसके लिए एक लैब स्थापित की गई। अनुसंधान में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारी उपलब्धियां रही। पब्लिकेशंस के मामले में हमारा रिकॉर्ड उपलब्धियां रही। इसी प्रकार से विस्तार शिक्षा में, विस्तार में हमने विश्वविद्यालय हमारा 6 लाख लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा गांव, ऐसी जगह नहीं है जहां विश्वविद्यालय सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम इमीडिएटली कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, चाहे वो मौसम संबंधी है, चाहे कृषि संबंधित है, वो एक क्लिक में पूरे हरियाणा में चली जाती है। सभी 7 रेडियो स्टेशन हैं हमारे पास और लगातार ट्रेनिंग न केवल विश्वविद्यालय के परिसर में बल्कि कृषि विज्ञान केंद्र में भी इस प्रकार की जो रोजगार जो प्रशिक्षण है वो आयोजन किए जा रहे हैं। शिक्षा के अंदर हमारे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की गई। वो न केवल विदेशों में जा रहे हैं, 150 के करीब छात्र विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अलग अलग विभिन्न देशों में भेजे और उनका जो एक्सपोजर था उनको देखकर और बच्चों को भी उसमें जाने का मौका मिला। और कैपेसिटी बिल्डिंग में 36 के करीब वैज्ञानिकों को भेजा गया ताकि उनका एक्सपोजर, उनकी सोच, उनकी मार्गदर्शन में छात्र और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और अच्छे से उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर दे पाएँ, उनको बाहर भेजा गया। इसी कड़ी में सर्वांगीण विकास के लिए छात्रों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो जिस टाइम पे ये गिरी सेंटर बना था वो सुविधाएं जो उस टाइम पे होती थी, उसके बाद अब वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। चाहे वो नया ट्रैक है, चाहे जिम्नेजियम है, चाहे आपका बॉक्सिंग हॉल है, चाहे रेसलिंग हॉल है, और सब प्रकार के सभी सिंथेटिक ट्रैक जो लॉन्ग टेनिस का है, सभी तरह की सुविधाएं आज के दिन अवेलेबल हैं जो कभी पहले कभी नहीं रही। इसमें कुछ ना कुछ और नई ऐड की गई। इसी प्रकार से नवाचार की जब बात करते हैं तो नवाचार में एबिक सेंटर द्वारा
विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी उसके चेयरमैन हैं, और एपिक तो डायरेक्ट सीधे तौर पर उसको देखते हैं। एपिक सेंटर में 250 के करीब स्टार्टअप को प्रशिक्षण दिया गया, उनको सहायता प्रदान की गई, उनको 9 करोड़ के करीब राशि दी गई, जिससे उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और हज़ारों लोगों को, कम से कम 2,500 लोगों की हमारे पास संख्या है जिनको उन्होंने रोजगार प्रदान किया। वो खुद अपना बिजनेस स्थापित कर पाए और औरों को भी रोजगार प्रदान कर पाए। एपिक सेंटर हमारा देश में नंबर 1 रहा। ये सब उपलब्धियां माननीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय लगातार अचीव करता रहा। इन 4 सालों में विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी के मार्गदर्शन में और आप लोगों के सहयोग से हमारी रीच बहुत दूर तक गई है। बीज के मामले में इतनी उच्च क्वालिटी के बीज और इतनी उच्च क्वालिटी की वैरायटी हमारे पास हैं, जिससे जो सिर्फ न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में उस बीज की मांग रहती है। 500 से ज़्यादा नॉन एक्सक्लूसिव MOU साइन किए हैं, जो लगातार किसानों को बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी वैरायटी के लिए, गेहूं की वैरायटी के लिए भी खास तौर से, जब लोग आप देखते हैं कि MP का आटा लेके खाते हैं, MP के किसान यहाँ आए हुए थे जो हमारा सीड लेना चाह रहे थे, तो हमने शुरू में सोच इस थी कि भाई शायद हो सकता है सिर्फ हमारी डिमांड नॉर्थ इंडिया में रहेगी, उसके हिसाब से सीड तैयार करा, लेकिन हमारा सीड कभी भी ऐसा हमेशा डिमांड में रहता है, क्योंकि साउथ इंडिया में भी हमारी सभी लगभग वैरायटी जो है वो बहुत तेज़ी से अपना एरिया बढ़ाती जा रही है। अभी पीछे आपने अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई बात कि 25% एरिया हमारा मूंग का पूरे देश में लगाया जा रहा है। एक छोटे से विश्वविद्यालय, छोटी सी स्टेट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देश में ये एक सिर्फ कहने की बात नहीं है। 44 वैरायटी विकसित की 4 साल में, सिर्फ कहने में एक लाइन है, लेकिन इसके पीछे फील्ड में जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, फील्ड में वैज्ञानिक लगातार उसको सपोर्ट की जाती है, लेबर प्रोवाइड की जाती है और उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, उस वैरायटी को आगे जाके प्रेजेंट किया जाता है। ये माननीय कुलपति जी इसको सीधे तौर पर देखते हैं। खुद वैज्ञानिक रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं, इनको खेत की, किसान की, मजदूर की समस्या का और उसकी जरूरत का अच्छे से पता है। इन्होंने खुद काम किया फील्ड में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे कुलपति जो है वो इसी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रहे हैं और गांव में उन्होंने खुद काम किया हुआ है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं हो सकती जिस आदमी को इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस किसान के बारे में एक एक बात का पता है और उनकी वजह से, इस वजह से ना तो उनको कोई बरगला सकता है, ना उनको कोई भगा सकता है। जो भी काम है कंक्रीट के रूप में हमें इनके सामने लाना पड़ता है और ये रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं हर काम की कि ये काम को कैसे सिरे चढ़ाया जाए, ये वैरायटी कैसे रिलीज हो, कितने कम टाइम में रिलीज हो सकती है, या कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसको जल्दी किया जाए और ताकि किसानों तक सीड पहुँचने में किसी प्रकार की देरी ना हो। ये वर्कफोर्स जो हमारे पास उपलब्ध है, जितने भी संसाधन हैं, उनका समुचित प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन 4 साल में जो उपलब्धियां रही उनका व्याख्यान करना बहुत लंबा टाइम चाहिएगा, क्योंकि आज का समय, आज का जो दिन निर्धारित है वो आपका और कुलपति जी के बीच का है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, मैंने कुलपति जी के साथ यमुनानगर में काम भी किया है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी, कई बार किसान ये मान लेता था कि भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम फील्ड में होते थे तो किसान ये मान लेता था कि जी नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो फोन पे बताई थी वो बात नहीं है, इसमें दूसरी प्रॉब्लम। तो मैंने ये भी देखा, जीरी के खेत में जल्दी से किसान भी नहीं घुसता। कुलपति जी जूते निकाल के, पैंट ऊपर करके और बीच में जाके वो प्लांट को निकाल के और उसको दिखा देते थे, देखो भाई ये कीड़ा लगे कि नहीं लगा, फिर वो मानता था हाँ जी लगे। तो इतना फील्ड में जिसने काम किया हो उनके लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज फिर भी कह देता हूँ, आप लोगों को पर्सनली तो मैंने कई बार बताई है बातें कि हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे VC कर रहे हैं जो जिसने BSc एग्रीकल्चर किया, एक दिन का BSc एग्रीकल्चर का कोर्स भी नहीं पढ़ा होगा, IAS भी वाइस चांसलर रहे हैं और जो नॉन टीचिंग अफसर हैं वो भी हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं। लेकिन जो समस्या, जो बात, जो इच्छा शक्ति हमारे कुलपति में है, जो बैकग्राउंड इनका है,
वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जो व्यक्तिगत रूप से जो मैंने इनके बारे में बातें बताई, वो इनके अवार्ड तो एक छोटी सी चीज़ होती है, जो इन्होंने मान सम्मान जो कम्युनिटी में लिया है। जो बीज जब किसान जब खेत में बोता है और उसकी जब वो कहता है कि यूनिवर्सिटी का बीज चाहिए, और उसकी जब बीज ज़्यादा होती है, जब उसकी कमाई ज़्यादा होती है, वो जो इज्जत, वो मान सम्मान जो कुलपति जी ले रहे हैं, जो दुआएं ले रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं है। और आज इस मौके पर मैं माननीय कुलपति जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनको एक और उपलब्धि उनके कैप में लगी है, एक फेदर और कैप में लगा है। पहले भी उनको व्यक्तिगत रूप से कई अवार्ड मिले हैं, और अभी जो है, अभी कृषि अनुसंधान शिक्षा व विस्तार क्षेत्र में किए गए असाधारण सहयोग के लिए, उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोबिलाइजेशन से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान सोसाइटी फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 12वीं राष्ट्रीय गोष्ठी के दौरान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इंफाल में प्रदान किया है। मैं आप लोगों से मैं आप बैठ के बता देता हूँ, ठीक है। आप मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके साथ बहुत साल काम किया है, और आपसे पर्सनल भी संबंध बन गए हैं। और मैं कुलपति जी से अब मैं आप चाहूँगा कि आपसे रूबरू हूँ और आज की जो और भी उपलब्धियाँ उनके बारे में बताएं। सबसे पहले तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ हृदय की गहराइयों से विश्वविद्यालय के इस फैकल्टी क्लब में। और जैसा बताया गया, आपसे मिलकर एक नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम सब लोगों का उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से समाज की सेवा कर सकें। और क्योंकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार वो किसानों की सेवा में काम करता है, हमारी पूरी टीम का, पूरे विश्वविद्यालय का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का, भारतीय कृषि अनुसंधान का, वह इवन भारत सरकार का योगदान हमें मिलता रहता है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय निरंतर न केवल राज्य स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अच्छा कार्य करने में सफल हुआ है। और निश्चित रूप से आज यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी मौजूद हैं। आपकी आवाज़, आपकी लेखनी, आपका प्रचार प्रसार बहुत दूर तक जाता रहा है, और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि कोई भी तकनीक विश्वविद्यालय से निकले वो जन जन तक जानी चाहिए, किसान को उसका फ़ायदा होना चाहिए। और जो आज एक बात चलती है कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजली हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, उस ऑप्टिमम यूज़ के लिए आवश्यक है कि हम सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए तकनीक को किसान तक अवश्य पहुँचाएं। इस कड़ी में हमने हाल ही में 3 नई किस्में निकाली। एक किस्म का नाम है HFO 917 हरियाणा फोडर ओट, यानी कि हरियाणा चारा जई नंबर 917। दूसरी किस्म का नाम है HFO 1014, और तीसरी किस्म का नाम है HFO 915। ये तीनों किस्मों में से जो पहली 2 किस्में हैं, HFO 917 और HFO 1014, ये दाना और चारा दोनों के लिए इसकी सिफारिश की गई है, यानी कि इससे हम चारा भी ले सकते हैं और बाद में दाने की पैदावार भी अच्छी होती है। और जो तीसरी किस्म मैंने बताई HFO 915, वो किस्म चारे के लिए निकाली गई है। जहाँ तक इनको किन क्षेत्रों में हम उगा सकते हैं, तो जो हमारी ड्यूल पर्पज के लिए, यानी कि दोनों चारा और दाना के लिए 2 किस्में ईजाद की गई हैं, उनको हम उत्तर पश्चिमी राज्यों, जैसे उसमें हरियाणा आता है, पंजाब आता है, राजस्थान, उत्तराखंड के जो तराई के क्षेत्र हैं वो आते हैं, तथा जो उत्तर पूर्वी जोन है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व असम आते हैं। इन क्षेत्रों के लिए
इन दोनों किस्मों की जो है सिफारिश की गई है, HFO 917 और HFO 1014। जहाँ तक HFO 915 की बात है, उसकी सिफारिश जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर आता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय न केवल प्रांत के लिए कार्य करता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी तकनीक जो है वो जाती है, पहले भी जाती रही। जहाँ तक अब ये क्षेत्रों के उगाने की बात है, इसके बाद जो सबसे मुख्य एक बिंदु होता है कि पैदावार के हिसाब से ही किस्मों को लगाया जाता है। तो जो हमारी दो किस्में हैं, HFO 917 और HFO 1014, जो डुअल पर्पज के लिए उगाई गई हैं, उनकी औसत पैदावार की यदि मैं बात करूं तो HFO 917 में चारे की जो पैदावार है वो 192 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से औसत पैदावार देती है, और जो 1014 है उसकी जो औसत पैदावार है चारे की वो 185 है। और ये दोनों जो उत्तर पश्चिम जोन है वहाँ पे ये पैदावार है। दूसरा जो जोन मैंने बताया था उत्तर पूर्व जोन, उसमें HFO 917 245 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती है, तथा HFO 1014 जो है वो 238 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती है। ये पैदावार हरे चारे की है। जहाँ तक बात है कि बीज, क्योंकि ये जो दोनों किस्में हैं ये बीज के लिए भी उपयुक्त पाई गई हैं, तो बीज की जो पैदावार है वो HFO 917 की उत्तर पश्चिम जोन में वो 23.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तथा उत्तर पूर्व जोन में इसकी औसत पैदावार बीज की वो 17.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यदि मैं बात करूं HFO 1014 की, उसकी पैदावार उत्तर पश्चिम जोन में 24.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तो उत्तर पूर्व जोन में इसकी औसत पैदावार 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यदि हम बात करें कि जो HFO 915 है, जो कि हरे चारे के लिए ही सिफारिश की गई है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सिफारिश की गई है, उसकी चारे की पैदावार 234 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है, और यदि बीज भी उसका लेना हो वो भी 15.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज भी लिया जा सकता है। जहां तक प्रोटीन की मात्रा है, जो कि एक मेन अवयव है चारे के अंदर, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, तो 14.4% जो है वो हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा पाई गई है HFO 917 में, और जो हमारी वैरायटी है HFO 1014 उसमें प्रोटीन की मात्रा 15.5% है। तो इस प्रकार से यदि हम पौष्टिक दृष्टि से भी देखें, इसमें ये अच्छा चारा है। और जहाँ तक HFO 915 की बात है, उसमें प्रोटीन की मात्रा वो 10% है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही इनकी पैदावार भी अच्छी है। यदि चारे के लिए निकाली गई है तो वहाँ जो औसत पैदावार 234 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें मिल रही है HFO 915 की, जबकि हमें 200 क्विंटल के आसपास दूसरी दो किस्मों की जो डुअल पर्पज के लिए निकाली गई हैं उनकी पैदावार मिल रही है, अच्छी है। बीज भी, उत्पादन भी अच्छा हो सकता है। इस प्रकार से इन तीनों किस्मों को जो है वो सिफारिश किया गया है। मैं अपने वैज्ञानिकों को, पूरी टीम को, विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके अच्छे कार्य से ही पहले भी ये संभव हुआ है, और भविष्य में भी यदि हमें दूध उत्पादन बढ़ाना है, अच्छी गुणवत्ता का चारा देना है, फसल विविधीकरण करना है, और अंततः एक पौष्टिक भोजन के लिए भी ये आवश्यक है कि हम ऐसा चारा पैदा करें जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। इसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी केंद्र सरकार का, ICAR का एक विशेष योगदान रहता है। इसके अनुसंधान के लिए जितनी सुविधाएं हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे आर्थिक मदद है, वो हमें अपनी सरकार से मिलती है। तो मैं उनका भी आभारी हूँ। और आप लोगों की, मैंने जैसा कहा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है
कि तकनीक को वहाँ तक पहुँचाना, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जितनी भी ब्रीडर सीड की मांग है वो विश्वविद्यालय हर किस्म की पूरी तरह से पूरी करता है। उसको मल्टीप्लाई करने का काम निश्चित रूप से हरियाणा बीज विकास निगम, राष्ट्रीय बीज विकास निगम व अन्य संस्थाएं भी करती हैं। और विश्वविद्यालय भी कोशिश करता है कि कुछ बीज पैदा करके लगभग 20,000 क्विंटल बीज प्रति वर्ष हम किसानों के लिए पैदा करते हैं, उसको वितरित करते हैं। और बीज उत्पादन क्योंकि हमेशा से ही जब भी नई किस्म आती है तो वो एक कंस्ट्रेंट रहा ही है, उसके लिए हमने कोशिश की, जैसा कि अभी बताया भी गया, कि हम नॉन लाइसेंस एग्रीमेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो बीज है, अच्छी गुणवत्ता का बीज, वो किसान तक पहुंच सके। और जितना भी प्लांटिंग मटेरियल है, जैसे हमने यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है, यानी कि यदि गन्ने की एक आंख से लगभग 15 पौधे हम तैयार कर सकते हैं, तो आप मान सकते हैं कि हमें यदि किस्म को किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो हम टिश्यू कल्चर की मदद से भी गन्ने का, केले का, एलोवेरा का, अभी मुलट्ठी का हमने काम शुरू किया है, स्ट्रॉबेरी पे भी काम शुरू किया है, ताकि अच्छी गुणवत्ता का प्लांटिंग मटेरियल वो किसान तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि ये हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ही बात है, वो जब भी मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं, हमारे कृषि मंत्री जी भी एक ही बात कहते हैं कि आप तकनीक को जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाइए। अपने यहाँ के लैब टू लैंड का जो कार्यक्रम है उसको भी हमें बिल्कुल बल देना है। और आपको पता ही होगा कि आजकल आपको पता है कि विकसित कृषि संकल्प यात्रा वो हमारी भारत सरकार के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनके दिशा निर्देश से और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह जी के द्वारा, हमारी हरियाणा सरकार के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी गैप है लैब और लैंड में उसको पाटा जा सके, उसको पूरा किया जा सके। और पूरे देश के 16,000 वो किसानों के खेतों में जाके संवाद कर रहे हैं कि जो हमारे पास तकनीक है वो भी वहां तक पहुंचे, और जो किसान नवाचार करता है या किसान के पास जो फीडबैक है, उसकी जो समस्याएं हैं, वो हमारे अनुसंधान तक आ सके, ताकि उन पे शोध करके हम किसान की समस्या का समाधान भी करें। और किसान का शुद्ध मुनाफा है वो अवश्य बढ़ना चाहिए, इसी के लिए सारा कार्यक्रम किया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारी पूरी टीम जो है इस पे लगी हुई है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसा ही काम करें। एक जो आज के दिन आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी सुना, और उसमें कुछ सुविधाएं हमारे छात्रों को, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को ऐसा तैयार करें कि वो स्किल सीख सकें, वो जो कौशल उसके पास है उसको बाहर लेके आना है, उसको सिखाना है, ताकि वो बहुत जल्द अपना व्यवसाय शुरू करते हुए उस जो उसके अंदर कौशल है उसके आ सके, और न केवल एक सीमित दिशा तक तरक्की करे। सर्विस सेक्टर में खास तौर से एक उसको फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन यदि वो नवाचार के माध्यम से बहुत जल्द वो अपना पूरा विकास कर सकता है और प्रदेश और देश की आर्थिक दशा को सुधारने में, उसके प्रगति के अंदर अपना योगदान दे सकता है। तो इसी दिशा में इस बार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने 2 नए कोर्सेज जो हैं वो शुरू किए हैं। हमारा जो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज है, उसमें हमने बीएससी ऑनर फिजिकल साइंसेस और बीएससी ऑनर लाइफ साइंसेज, जिसको पहले हम मेडिकल और नॉन मेडिकल बोलते थे, तो फिजिकल साइंसेज का मतलब नॉन मेडिकल, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं, और जो मेडिकल है वहाँ पे हम बॉटनी यानी कि जो जीव विज्ञान के कोर्सेज हैं उनको पढ़ाते हैं।
ये कोर्सेज हमने 2 नए शुरू किए हैं, क्योंकि मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई तो यहाँ पे रहती थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे नहीं था। इस बार ये 2 और इनको नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही किया गया है। यदि छात्र 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ के कोई कार्य करना चाहता है, किसी कारणवश यदि वो पढ़ाई नहीं पूरी कर सकता है, तो 1 साल के बाद हम उसको यूजी सर्टिफिकेट देंगे, वो उसमें होगा। यदि 2 साल के बाद वो जाना चाहे तो उसको हम डिप्लोमा देंगे। यदि वो 3 साल के बाद जाता है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी, और चौथे साल में भी यदि वो रहता है तो हम बीएससी ऑनर्स की डिग्री जो है उसको देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही हमने शुरू किया है, और इसमें शुरुआत में हमने 25-25 जो सीटें हैं वो रखी हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी अब बेसिक साइंस कॉलेज में भी यूजी, पीजी और पीएचडी के प्रोग्रामों की पढ़ाई जो है वो प्राप्त कर पाएगा। और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि इसके बाद कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऐसे भी शुरू किए जाएं, ताकि इसके बाद उसको मास्टर डिग्री भी और जल्दी मिल जाए। तो जैसा आपने देखा होगा कि पूर्व में हमने जो समझौते विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ किए, जहाँ पे हम ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, यानी कि एक यदि वो यूजी का प्रोग्राम शुरू करता है, उसको दोनों देशों में पढ़ भी पाए और उसको 2 डिग्री तक मिले, किया था। उसी दिशा के अंदर अब ये हम जो यूजी प्रोग्राम है वो हम बेसिक साइंस कॉलेज में भी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सी उपलब्धियां थी, अभी हमारे मीडिया एडवाइजर ने आपको बताया, वो सभी बातें निश्चित रूप से मैं इसका श्रेय विश्वविद्यालय परिवार को दूंगा, जिसमें हमारे शिक्षक, गैर शिक्षक, हमारे स्टाफ जो फील्ड में काम करता है, हर विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने, अधिकारी ने और शिक्षक ने कार्य किया, तब ये संभव हो पाता है। और निश्चित रूप से इसमें आपका जो एक सकारात्मक प्रचार प्रसार है, उसकी भी एक अहम भूमिका रहती है। इस सब से संभव हो पाया है। भविष्य में भी हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय इसी प्रकार से सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़े और किसानों की सेवा में हम निरंतर कार्य करते रहे। यही सब आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। सर, सरकार का ये टारगेट है हर किसान की आय 2 गुना हो। जी। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से मिलकर कितने किसानों की आय 2 गुना हो, ये आप जन जन तक कैसे किसानों तक पहुंचकर जागरूक करें? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल भी आपने किया, और मैं तो कहूँगा कि अब 2 गुना नहीं, अब तो इससे ज़्यादा की बात किसान भी करने लगा है। और उसी दिशा के अंदर आपने देखा होगा पिछले दिनों इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक मॉडल है, जो आईसीआर के द्वारा भी अभी अनुमोदित किया गया है। यानी कि 80% से ज़्यादा जो जनसंख्या पूरे प्रांत में या भारत में है, उनकी जोत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो ऐसे किसानों के लिए काम करना अति आवश्यकता है। इसलिए कृषि के साथ साथ जो दूसरे व्यवसाय हैं, खूब उत्पादन है, डेयरी है यानी कि पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, बागवानी है, सब्जियों की काश्त है, फूलों की काश्त है, वो थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसको आमदन लगातार मिलती रहे और उसमें अपना मुनाफा वो निश्चित रूप से 2 गुना क्या कई गुना भी कर सकता है। जैसे अभी हम पानीपत के गांव में थे, वहाँ के किसान ने बताया कि वो 21 फसलें अपने यहाँ पे उगाता है और 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 6 महीने में शुद्ध मुनाफा कमाता है। निश्चित रूप से उसको नवाचार का प्रयोग भी करना पड़ेगा, मार्केट से भी जुड़ना पड़ेगा, और जो तकनीक है विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई हो या आईसीआर के द्वारा निकाली गई हो, उसका समावेश करते हुए विभिन्न अवयवों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे हर किसान की आय जो है वो बढ़ेगी। और आज 2014 के बाद अभी एमएसपी भी हैं, लगभग कई फसलों के तो 3 गुना नहीं तो 2 गुना के आसपास हर फसल का रेट जो है वो चला है। तो हमें उम्मीद है कि किसान की मेहनत और जो नवाचार है
जो भी शोध है उसको मिला के चलेंगे तो सभी किसानों की आय जो है वो दुगनी बड़े आराम से हो जाएगी। आपने कहा अच्छा किस्में जो है काफ़ी निकाली, जो 40 किस्में निकाली गई है पिछले 4 साल के अंदर, लेकिन जो ये सब काम करते हैं आपके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी कमियां काफ़ी हैं, तो भर्ती के लिए कुछ किया जा रहा है नहीं भर्तियों के? देखिए वो बिल्कुल पीछे मैं बिल्कुल अपनी सरकार का आभार भी व्यक्त करूंगा। पिछले 4 सालों में हमने 165 से ज़्यादा पद असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे भरे हैं, कुछ एसोसिएट के प्रोफेसर के पद भी यहाँ पे भरे गए हैं और अभी भी लगभग 150 के आसपास और भर्तियाँ यहाँ पे की जाएंगी। वो 30-30 के बैच में हम लोग करते हैं, हमने सरकार को लिखा हुआ है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही वो पद भी हमें स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और हम और पद जो है यहाँ पे भरेंगे ताकि विश्वविद्यालय का विकास और तेजी से हो सके। सर आपने जिक्र किया था बीज का, काफी कमी रहती है बीज की और अच्छे बीज की कमी रहती है, तो एचयू कोई बीज को लेकर कोई प्रोग्राम चला सकता है जिससे किसानों की आय भी बढ़े और एक अच्छा बीज भी किसान को मिल सके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इस दिशा में आपको शायद पता भी हो, हमने सीड विलेज का एक कंसेप्ट पहले शुरू किया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना भी चाहूँगा, शुरू के अंदर बीज पैदा करने का कार्य भी वो विश्वविद्यालय के पास था, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको लैंड की आवश्यकता होती है, ज़मीन की आवश्यकता होती है। बाद में निर्णय लिया गया कि जो पहली ब्रीडर सीड है वो तो विश्वविद्यालय ही पैदा करेगा, लेकिन सर्टिफाइड सीड जो किसानों को दिया जाता है वो सारा पैदावार का जिम्मा हरियाणा बीज विकास निगम या राष्ट्रीय बीज विकास निगम इन संस्थाओं को दिया गया और वो हमसे ब्रीडर सीड लेके इसको बढ़ा रही है। लेकिन फिर भी जब नई किस्म आती है अक्सर दिक्कत का पहले साल पूरी मात्रा में उसका बीज उपलब्ध करवाना एक समस्या चुनौती बनी ही रहेगी भविष्य में भी, लेकिन उसको दूर करने के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि हमने प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें शामिल किया है कि आप हमसे ब्रीडर सीड ले लें और आप भी इस मुहिम में अपना साथ दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो बीज की आपने बात कही, 1 आध साल तो हमेशा थोड़ा बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिवेल नहीं करेगी। 1 साल के बाद ही हम पूरी मात्रा में किसानों को बीज दे पाएंगे। जुड़ा हुआ सवाल था कि आपने कहा कि प्राइवेट कंपनीज के साथ आप टाई अप करते हैं, तो क्या रेट को लेकर कुछ चेक रहता है उनको, मतलब रेट जो मार्केट में वो किसानों को सही दाम करते हैं? देखिए हम जो भी यहाँ से किस्म देते हैं निश्चित रूप से वो किस्म सरकार के पास भी है, HSDC के पास भी है और इसीलिए दोनों को और विश्वविद्यालय भी उसका बिल देता है। उसमें समन्वय अपने आप से ही बन जाता है। जब भी मोनोपोली होगी कि किस्म भी प्राइवेट सेक्टर का होगा, बनाने वाला भी वो होगा, तब इस तरह की समस्या आती है। जब सबके पास वो किस्म होती है तो उसका रेट कंपेरेबल होता है, थोड़ा बहुत 5-10 रुपए का फर्क क्वालिटी के हिसाब से कर लेता है, लेकिन उसका रेट्स जो है वो बिल्कुल, और यही आवश्यक है कि हमारे किसान को बीज जो है वो बिल्कुल ठीक रेट पे मिले, उससे कोई ज़्यादा मुनाफा करने की बात ना हो, इसीलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को लेकर आपने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो कितने किसान उससे जुड़ चुके हैं, कितना ये फायदा मिलता है? देखिए ये आपने अच्छा सवाल किया। इसमें भारत सरकार ने भी अभी प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती के ऊपर काफ़ी जोर दिया है, और क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि जब तक उसकी पैकेज एंड प्रैक्टिस फाइनल नहीं होती तो किसान के लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय रहता है। तो उसके लिए 136 एकड़ का हमने यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है, जहाँ पे हम उसकी पूरी पैकेज को डेवलप भी कर रहे हैं। और अभी आप 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, और सबसे पहला यही किया गया है कि किसान जो अपने लिए पैदा कर रहा है कम से कम वहाँ से वो प्राकृतिक खेती को शुरू करे, ताकि उसके पास जो उपलब्धता है वो तो शुरू में ऑर्गेनिक हो। जब ये प्रक्रिया वो थोड़े क्षेत्र से शुरू करेगा तो सीखना भी जरूरी होता है। किसी भी नई पद्धति को शुरू करने के लिए उस पर हमारा जोर है, और उसके माध्यम से चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे कृषि विभाग हरियाणा सरकार है, चाहे अन्य संबंधित संस्थाएं हैं, सभी इसमें प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और साथ में हमने हर कृषि विज्ञान केंद्र पे 1 से 2 एकड़ का डेमोन्स्ट्रेशन फार्म भी लगाया है, ताकि किसान देख के सीख सके। और मुझे पूरी आशा है कि अगले कुछ समय में
कम से कम हर किसान के पास अपना अनाज तो इसी पद्धति से उगाया होगा और आने वाले समय में जल्द से जल्द जो हमारी एफपीओज हैं, जो हमारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ग्रुप बनाते हुए इसको आम जनता को भी हम इसी प्रकार का अनाज उपलब्ध करा पाएंगे। ऐसा प्रयास सरकार का भी है, विश्वविद्यालय का भी है और हम इसको अवश्य कर पाएंगे। एमएसपी का सवाल है, ये बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, तो एज ए कृषि एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि वो जरूरी है कि उसको मार्केट के साथ छोड़ें? देखिए, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। देखिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा आज कि एमएसपी का कंसेप्ट कभी भी हम अकेले एमएसपी से ग्रोथ नहीं ले सकते। ग्रोथ हुई एमएसपी से हरियाणा पंजाब में भी। कब हुई? कि जब पैदावार भी बढ़ रही थी, रेट भी बढ़ रहा था, तो ग्रोथ आपका 5 से 6-7% तक आता था। यही ग्रोथ आज भी एमएसपी में, यदि मैं झारखंड उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पे 6% ग्रोथ रेट है, लेकिन हमारा पंजाब हरियाणा का वो 1% से भी कम आता है, क्योंकि हमारी पैदावार हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। किसान ने मेहनत की, तकनीक किसान तक पहुंची, छोटा स्टेट है, एक्सटेंशन भी अच्छा हुआ। तो एक जब देखिए कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, दोनों का बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट अच्छा आता है। तो इसलिए हमें आज के दिन जो हरियाणा और पंजाब का किसान है, उसको उससे बाहर आते हुए कहीं ना कहीं मार्केटिंग, ब्रांडिंग और विविधीकरण, उन पे भी जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी संचित कर सके और इसमें वैल्यू ऐड करते हुए जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा सके। इस पे आप बैठेंगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि इसकी पीछे पूरी कहानी क्या है। इसको शायद हम सरल शब्दों में समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, सरकार आज भी एमएसपी दे रही है, सभी को दे रही है, और उसमें यहां तक भी कहा गया कि भाई वो इस रेट से नीचे किसान का यदि आता है तो उसके लिए भावांतर भरपाई योजना तक शुरू की गई। ये किसान को नुकसान करने की बात नहीं है, लेकिन यदि ग्रोथ आप अच्छी चाहते हैं, आप दुगने मुनाफे की बात करते हैं, तो जैसे जैसे प्रगति होती है तो हमें चीजों को बदलना पड़ता है। और उसी दिशा के अंदर हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान थोड़ा सा उस सिस्टम से बाहर आए, फार्मर के ग्रुप बनाए, अच्छी पैकेजिंग करे, वैल्यू एडिशन करे, अच्छी मार्केटिंग करे, ताकि उसका मुनाफा भी कई गुना बढ़े। ऐसा प्रयास। हरियाणा में जीरी का जो एरिया बढ़ रहा है, ये क्या फायदेमंद है? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम इसके बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, लेकिन उसके कुछ कारण हैं। जैसे जितना भी हमारा जहाँ पे नीचे का पानी खराब है, तो वहाँ पे अब किसान माइक्रो इरिगेशन का, ड्रिप इरिगेशन का और स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग कम कर रहा है। जब वो खुले में पानी देता है तो नीचे पानी केवल ऐड हो रहा है, उससे निकल नहीं रहा है। तो यहाँ जितना रोहतक है, झज्जर है, जिस एरिया में हम कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते, धान क्या दूसरी फसलें उगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नीचे का पानी खारा होने की वजह से कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि वो जो पानी का लेवल वो जमीन के स्तर तक आ चला है, और इसी वजह से किसान को मजबूरी में वो क्षेत्रफल लगाना पड़ता है। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने और हमारे विश्वविद्यालय ने, हमारा जो CSRI है, मिलके अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज की जो पाइप्स बिछाई हैं और उस पे हम काम कर रहे हैं, ताकि जो जब पानी का स्तर है वो नीचे हो जाए और वहाँ पे दूसरी फसलें उगाई जा सके। जहाँ पे हम धान और गेहूं फसल चक्कर है, वहाँ पे मक्का एक अच्छी फसल के रूप में उभर सकती है। सरकार ने यहाँ तक कहा है कि यदि हम धान की सीधी बिजाई करेंगे, जिसमें 20 से 25% पानी बचता है, तो उसमें 4500 रुपये प्रति एकड़ की दर से सरकार सहायता भी दे रही है। इसी प्रकार से कोई किसान यदि जीरी नहीं लगाता है, उसको 7 से 8 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सरकार सहायता दे रही है, ताकि धान का क्षेत्रफल कम हो, क्योंकि 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी का प्रयोग होता है, जो अच्छा नहीं है। और इसीलिए कृषि में विविधीकरण की अति आवश्यकता है। हम ट्रेनिंग्स के माध्यम से प्रशिक्षण दे के किसानों को प्रेरित कर भी रहे हैं, और भविष्य में ये हमें करना ही पड़ेगा। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ें।
जैसा कि आज का सबसे बड़ी चुनौती मौसम में बदलाव जी और इसको लेकर कितने इसमें विकसित की है जो मौसम के अनुकूल। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये न केवल ये तो अस्तित्व के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या आप देखते हैं कि वेदर एक्सट्रीम जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। और आपने हाल के दिनों में ही देखा होगा, अभी गेहूं की जब 1402 किस्म निकाली, 1306 निकाली, ये किस्में जो कम पानी में और कम खाद में पैदा हो सकती है, उस पे शोध हर क्षेत्र में हर किस्म पे आज के दिन चल रहा है। पूरा फोकस इसी पे है कि जो ये मौसम में उतार चढ़ाव है, न केवल एक फैक्टर, कई बार बीच में गर्मी हो जा रही है, कई बार शुरू में गर्मी है, कईयों में बाद में गर्मी है, तो इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया है ताकि जो हमारा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है से सजग है। न केवल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि शोध की जितने भी संस्थाएं हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए पूरा शोध कर रही हैं और आने वाले समय में जितनी भी किस्में आएंगी उनमें कहीं ना कहीं इसका एक विषय रहेगा। इसलिए मौसम की पूर्व जानकारी हो, फसल की जानकारी हो या उससे संबंधित शोध हो, न केवल किस्म का बल्कि दूसरी प्रैक्टिस का भी। यदि कहीं पे हमें पुराल को खेत में रख के वातावरण को हम ठीक कर सके, तापमान को ठीक कर सके, वो सभी विधियां मशीनीकरण के द्वारा भी निकाली जा रही है। तो इसलिए इस पे पूरा जोर है और भविष्य में हम ऐसी तकनीकें निकाल पाएंगे। तो आपकी यात्रा को कितने गांव को कवर कर? देखिए, ये 2666 गांव हम पूरे प्रांत में जो है वो कवर करने जा रहे हैं और 132 में से 129 ब्लॉक्स में हमारी टीमें जाके किसानों को प्रेरित करेंगी। और इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का, कृषि विभाग का और सभी संबंधित, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार नहीं बल्कि ICR है, IRI है, हमारे दूसरे जितने भी संस्थान हैं, इफ्को है, क्रिबको है, हमारे जो अवार्डीज हैं, ड्रोन दीदीज है, इस अभियान में आपकी लेखनी के साथ साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सब लोग भागीदार हैं ताकि ये एक बैरियर तोड़ा जा सके और जो गैप है उसको कम किया जा सके, किसान का फीडबैक अनुसंधान में आ सके और उसकी सुधार बढ़े। ऐसा प्रयास इसमें किया गया है। थैंक यू। आभारी भी हूँ और आप थोड़ा भोजन की व्यवस्था ने की होगी।